हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में यार हम देखने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन हम बना रहे थे, वेबसाइट। ठीक है, और मैं आज आपको रिएक्ट में ये बताने वाला हूँ कि स्टाइल कंपोनेंट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ना कंपोनेंट मॉड्यूल क्या होता है, सीएसएस मॉड्यूल, और आप लोगों ने देखा था और सीखा था इसको सीएसएस मॉड्यूल के बारे में। आज हम जो सीखने वाले हैं वो स्टाइल कंपोनेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं इसे स्टार्ट करता हूँ npm run dev, और ये आपका चल जाएगा। इस पर कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से आप नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सैमविथ कोड नाम से है। एंटर मारोगे तो ये पहली वेबसाइट आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो ये मेरी वेबसाइट है, जहाँ पर आपको वीडियोस के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सारी सीरीज में यहाँ पे भी डाल रहा हूँ विद कंटेंट और विद कोड के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि कोड आपको नहीं मिलेगा, कोड वगैरह आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कोड वगैरह है यहाँ पर। इस तरह से दूसरे कोड पे भी जाओगे तो यहाँ पर कोड वगैरह आपको मिलते रहेंगे सीरीज के हिसाब से। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि ट्यूटोरियल्स के अंदर क्या मिलेगा। मैं थोड़ा सा इससे ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को आप यहाँ पर विजिट करें और मेरी वेबसाइट को यूज करें। और मैं यहाँ पर ना जावास्क्रिप्ट के भी नोट्स मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ डाल दी चाहिए, कोड वगैरह भी साथ में है कि डिफरेंट बिटवीन लेट वेयर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो आप चाहोगे तो जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी ले आऊंगा, और प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रोजेक्ट है। जैसे मैं रिएक्ट जेएस में जाता हूँ, रिएक्ट जेएस में मैं जाता हूँ तो रिएक्ट जेएस की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। यहाँ पे मैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के उसमें मिल जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे, ये थोड़ी वीडियो इस वे में थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको सीखने को मिलेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप वेबसाइट बहुत यूजफुल है आपके लिए। मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल का नाम है सैमविथ कोड। एंटर मारेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो वैसे तो मैं रिएक्ट जेएस सीरीज स्टार्ट की है, जस्ट स्टार्टेड है, और इसमें बहुत कुछ मैंने सिखाया है सीएसएस मॉड्यूल तक। ठीक है, अगर कोई नया है तो बिल्कुल यार यहाँ पर विजिट करें और सीखें। प्रोजेक्ट्स वगैरह सब रहेंगे यहाँ पर। वेबसाइट की मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट के अंदर, और यहाँ रिएक्ट जेएस के सारे नोट्स आपको मिलेंगे A to Z। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट के बारे में। तो स्टाइल कंपोनेंट क्या होता है ना, जैसे हम ना रिएक्ट के अंदर ना कंपोनेंट बनाते हैं, तो हम रिएक्ट के अंदर अब देखो कंपोनेंट बनाते हैं। अगर मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में जाऊं और हमने कंपोनेंट बनाया था नैप बार। ठीक है, नैप बार बनाया था, जैसे कंपोनेंट नाम का फोल्डर था। अगर आपने सीरीज को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा। मैंने फुटर बनाया था, नैप बार बनाया था। तो आपको याद होगा कि जब मैंने नैप बार और फुटर बनाया था तो हम क्या कर रहे थे, कंपोनेंट बना रहे थे। ऐसे ही हम स्टाइल का भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं, मतलब सीएसएस के हिसाब से एक सीएसएस का कंपोनेंट बना सकते हैं। अब ये कंपोनेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो रिएक्ट के अंदर ना हर चीज ना एक कंपोनेंट होती है। जैसे कि ये नेविगेशन बार एक टुकड़ा, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, बटन एक कंपोनेंट है। ये सारी चीजें ना एक कंपोनेंट होती हैं। तो रिएक्ट क्या करता है कि कंपोनेंट को सबसे ज्यादा यूटिलाइज तरीके से और अच्छे तरीके से वो रन करता है। उसके अंदर काम करने की जो पावर होती है वो इंक्रेडिबल हो जाती है, और ना तेज में काम करता है, स्पीड अप हो जाता है। मतलब अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ पर लोडिंग हो रही है, पर ये रिएक्ट में नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर कोई रिएक्ट में इसे बनाना चाहे, मैं रिएक्ट में इस वेबसाइट को बनाऊंगा तो ये क्या होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा इस वेबसाइट का, और ना ये जल्दी से जल्दी वर्क करनी पड़ेगी। इसलिए हम कंपोनेंट में बना रहे हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं रिएक्ट में सारी चीजें कंपोनेंट होती हैं। तो हम स्टाइल का भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं, और इसका बेनिफिशियल बहुत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल लिखा रखा है अपनी भाषा में कि स्टाइल एक कंपोनेंट क्या होता है, एक लाइब्रेरी है जिसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अलाउ करती है कि ना सीएसएस को जावास्क्रिप्ट को सीएसएस के अंदर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करके और डायनेमिक सीएसएस लिख सके। ठीक है, अब मेरी बात का क्या मतलब है, पहले क्या है, एनपीएम इंस्टॉल कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो या फिर इस तरह से कॉपी कर लो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर आप देखोगे स्टाइल कंपोनेंट तो आप डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है स्टाइल कंपोनेंट की। तो अगर चाहिए इसके लिए बेसिकली आपको एक प्लेलिस्ट चाहिए पूरी, तो मैं बता सकता हूँ। फिलहाल के लिए तो इन्होंने ये है कि npm इंस्टॉल
आप स्टाइल कंपोनेंट लिखो, जो मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रखा है, स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट है, और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है npm install स्टाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी वही है और यहाँ सेम है, बस डॉक्यूमेंटेशन से मैंने ये चीज़ें करी है। मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए पहले टर्मिनल यूज़ करते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट में ये देखने के लिए dir करेंगे, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में हूँ। ठीक है, तो यहीं पे हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ये नहीं दिख रहा है तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं और वहाँ पर सेव ऑन करें, क्योंकि प्रोजेक्ट में जाएंगे तभी ये नोड मॉड्यूल का इंस्टॉल होगा। ठीक है, एंटर मारते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं यार, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर दे सकूं, क्योंकि अभी थोड़ा काम वगैरह मेरे को करना पड़ रहा है ज़्यादा, तो ऑफिस का काम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये इंस्टॉल हो गया। अब ये इंस्टॉल हो गया, ये चेक करने के लिए क्या package.json होगी आपके पास, उसमें चेक करें। और ये package.json में आप देखेंगे कि स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पे हो गया। स्टाइल कंपोनेंट को ना दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वेबसाइट पे भी बताया। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टाइल कंपोनेंट कैसे बना सकते हो, पहले तो इंपोर्ट कर लो, और ना जो भी आपको कंपोनेंट बनाना हो, बटन या कुछ और, उसको बना लो। जैसे मैं एग्जांपल देगा, दो तरीके होते हैं कंपोनेंट बनाने के। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ये जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको हटा रहे हूँ। ठीक है, इसको कोड को हटा रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये कोड आपको मिल जाएगा, फिक्र ना करें, मैं इस कोड को हटा रहा हूँ। अभी मैं स्टाइल कंपोनेंट के बारे में बात करना। स्टाइल कंपोनेंट हम क्या करते हैं ना, सीएसएस में एक कंपोनेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, स्टाइल एज ए स्टाइल कंपोनेंट। ये क्या करना है, ये इंपोर्ट कर लेगा और हम इसको यूज करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यूज कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स। अगर मुझे एक बटन बनाना है और उस बटन पे बटन नहीं बनाना तो H1 बनाना है, मैं मानता हूँ H1 है, मुझे H1 बनाना था। ठीक है, और मैं यहाँ एक कंपोनेंट बना देता हूँ कि आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कॉन्स लिखे और कुछ भी नाम दे सकते हो आप वेरिएबल्स का। जैसे कि मैं H1 और मैं यहाँ लिखता हूँ कंपोनेंट। आपने कुछ भी नाम दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि देने की, मैंने H1 अंडरस्कोर कंपोनेंट दे दिया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, स्टाइल। ठीक है, डॉट। अब जैसे डॉट लिखोगे ना, वो सारे HTML के सारे टैग ना वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने डॉट लिखा ना, तो आपको सारे टैग मिल जाएंगे। इसका फायदा ये होता है स्टाइल कंपोनेंट का कि आपने एक बार बनाया और बार बार उसको यूज करते रहे कंपोनेंट के यूज में। और ज्यादातर आप देखोगे कि इसका यूज होता है। मैं H1 लिखता हूँ और H1 में आप इस तरह से फंक्शन की तरह कॉल करेंगे और ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो भी आपको CSS लिखनी है, एक तरह का ऑब्जेक्ट में आप डालेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या हम CSS डालते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं डबल कोड, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भाई मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर होगा, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर होगा, या बैकग्राउंड कलर लिख देता है पूरी तरह से कलर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर रेड होगा। ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, जैसे ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। और यहाँ पे मुझे लिखना है कलर के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेड, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट। एक ऑब्जेक्ट की तरह आपने एक कंपोनेंट बना लिया। आप इस कंपोनेंट को आप इस तरह से जैसे कंपोनेंट का यूज करते थे वैसे कर सकते हो। जैसे H1 लिखा, अब ये भी एक कंपोनेंट हो जाए, और मैं इसमें लिख सकता हूँ कि वेलकम टू, ये सारी चीजें लिख सकता हूँ अगर मुझे यूज करनी है। क्लास सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं, और देखो वो आपको मिल गया। ठीक है, ये क्लासेस वेलकम टू आवर क्लास मिल गया है। फिलहाल के लिए वर्क नहीं किया है, पता नहीं क्यों। CSS में मैंने कंपोनेंट अंडरस्कोर H1 लिख दिया था, हाँ ठीक है, और बैकग्राउंड कलर लिख दिया है मैंने वाइट। मैं वाइट की जगह कुछ और लिखता हूँ, हो सकता है ना यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत हो, रेड की जगह रेड नहीं आ रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करते हैं, रेड नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करते हैं जरा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, कोई एरर आया होगा क्या पता, कोई एरर भी नहीं। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंपोनेंट लिखा गया है, H1 नहीं है, और 7 में भी कोई आंसर नहीं दे रहा। कह रहा है कि इज यूजिंग इनकरेक्ट केसिंग, यूज द पास्कल केस। अच्छा मैं समझ गया, एक्चुअली मैंने कुछ गलत कर दिया। ये कह रहा है कि अंडरस्कोर यूज ना करो, पास्कल केस यूज करो। अगर आप कोई हेडिंग लिख रहे हो ना तो ऐसा लिखो। एक काम करते हैं, मैंने H1 ना लिख के मैं इसको ना हेडिंग लिख देता हूँ। पास्कल केस का मतलब होता है कि इस चीज को छोटा रखो, और मैंने यहाँ H कंपोनेंट, ठीक है, H कंपोनेंट के नाम से बना लो, पहला छोटा और फिर उसके पास्कल केस इस तरह से लिखा जाएगा। सेव करेंगे और इसको यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, सेव करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर बी बटन। एक काम करते हैं, कुछ और करके देखते हैं।
मैं यहाँ पर इसको स्मॉल, इसको कंपोनेंट लिखता हूँ, सिर्फ कंपोनेंट, ठीक है। एक्चुअली पास्कल केस में छोटा कंपोनेंट, आप देखो वो काम कर गया। एक्चुअली क्या है ना, पास्कल केस में लिखना होता है, तो पास्कल केस इसका सिंटेक्स होता है। जैसे कि एग्जांपल एक और दे देते हैं, किस केस में, एक ये मैंने कंपोनेंट लिखा, अब मैं कॉन्स लिखते हूँ और इसमें कंपोनेंट की जगह मैं लिखता हूँ हेडिंग, और इसमें लिखता हूँ 1। मैंने हेडिंग 1 लिखा और स्टाइल डॉट, इसमें दोबारा करेंगे स्टाइल डॉट h1 इस तरह से, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर। जो भी, वैसे तो मैं एक ही चीज CSS लगा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं बैकग्राउंड कलर यूज करूँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं आसान चीजें यूज कर रहा हूँ ताकि आपको यूज करने में आसानी हो। मैं कलर यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं वाइट, ठीक है। अब क्या है, मैं ये कंपोनेंट हटा देता हूँ जो मैंने ये करा था, इसको हटा देते, कमेंट कर लेते, कमेंट कर लिया मैंने, और इसको मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग 1, और इसको उसी तरह से जैसे कंपोनेंट यूज किया जाता है जैसे HTML में, दिस इज ए कंपोनेंट। एक्चुअली कंपोनेंट के साथ ना रिएक्ट बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो क्या होता है ना कि हम वर्क कर ले, इसमें दिस इज कंपोनेंट लिख दिया, सेव किया। अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम आ गई होगी, इस वजह से शो नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा हाँ, हमारे उसमें ना हॉट रिलोडिंग हो रही है। हॉट रिलोडिंग का मतलब है कि ना हमें इसे दोबारा से रिलोड करना होगा। ये कभी भी नहीं ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एक बार चेक कर लें इसको करके, वरना कोई और एरर तो नहीं है, वार्निंग भी नहीं है। कह रहा था कंपोनेंट स्टाइल डॉट h1 द क्रिएटेड, ठीक है, मैंने तो सही किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हम नहीं, कॉन्स हेडिंग 1 बनाया इज इक्वल टू स्टाइल डॉट h1, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाले, ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, हाँ ये सही है, ये तो सही है। कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसे दोबारा रन कर सकते हैं हम। मैं चेक कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम क्या है इसमें। ऐसी प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे। अच्छा, ये कुछ और प्रोवाइड कर रहा है, h1 क्लास नेम दे रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्लास नेम दे रहा है ये, और मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या वहाँ पर, बैकग्राउंड कलर रेड लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने ना यार, देखो ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूँ, और जब मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ तो CSS में मैं ऐसे लिखता था, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए उसने क्या करा, इस CSS को हटा दिया। हम इसको हटा देते हैं तो यार ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। तो यार माफ करना, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ईजी वे में आपको इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। यूज क्यों होता है कि कंपोनेंट हम रेडी करते हैं। अब मान लो कि आपको बटन बनाना है, अब हर बार थोड़ी ना आप बटन बनाओगे, एक बार बटन बनाया उसी को बार बार आपने रिपीट कर दिया, उस कंपोनेंट को यूज करा, उसमें वो काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका बताता हूं कि दूसरे तरीके से क्या करते हैं। मैं इसे दोबारा से कॉन्स हेडिंग वही सब कुछ लेके जाता हूँ, ठीक है, और इस बार ना कलर कुछ और रखेंगे, हेडिंग 1 स्टाइल डॉट h1। इस बार हम यूज करने वाले हैं बैकटिक का, और यहां पर लिखेंगे हम बैकटिक। ये हमारा बैकटिक है, ठीक है। अगर टैग के ऊपर ये बैकटिक होता है, मतलब टैग के ऊपर एक ऐसा निशान से आते हैं दो, उसको कहते हैं बैकटिक। अब इस बैकटिक के अंदर आप नॉर्मल CSS लिख सकते हो। नॉर्मल CSS मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा कि बैकग्राउंड, और मैंने लिखा कि कलर, तो वहां पर क्या होगा, चल जाएगा। अगर आप यूं करके यूज करेंगे रेड, जैसे CSS में करते थे वैसे ही, पहले CSS आपने यूज कर रखी होगी, तो अगर आप इस तरह से यूज करेंगे आप यूज कर पाएंगे CSS को, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा वाइट, अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ, मैंने सेव किया। चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। हम आते हैं अपने उस पर, सेव करते हैं, तो ये वर्क नहीं कर रहा है हेडिंग 1 के नाम से। अच्छा, स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल लिखो, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, ठीक है, एज ए डेवलपर। और यहाँ इन्होंने यूज नहीं किया, हेडिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी, HEADING हेडिंग, और 1 यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रन नहीं कर रहा, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं दोबारा से। इस बार थोड़ी पता नहीं क्यों मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, लेकिन ठीक है, हम मिस्टेक को सॉल्व भी कर रहे हैं एक एक करके, और हो रही है तो अच्छी बात है। ये कुछ कह रहा है, तो देख ले कंसोल में कुछ कहता है, कह रहा है कि कंपोनेंट जो h1 है ना, ID जो हैज बीन
ये डायनेमिकली क्रिएट हो रही है। अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो यहाँ पर इन्होंने मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बता रखा है किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, मेरे को ना डबल कोड ये वाली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले लिखते थे वैसे ही हम लिख सकते हैं, रेड और ब्लू, जैसे CSS में करते थे। आपको याद होगा जब आपने CSS पढ़ी थी तो उसमें हमने इस तरह से लिखते थे। और मैं इसको भी हटा देता हूँ कलर के अंदर से बस इस तरह लिखा और काम हो गया। बस सेम इस तरह से लिखना है जैसा आपने लिखा है। और आई होप कि अब भी काम हो जाना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, सेव कलर वगैरह सब कुछ सही लिखा है मैंने। कलर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्टाइल डॉट बटन और फिर यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट, बैकटिक, बैकग्राउंड कलर। ये तरीका यूज़ क्यों नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली। कह रहा है डायनेमिक स्टाइल जो है वो H1 क्रिएटेड डायनेमिक यू में भी रिजॉल्व। तो बैकग्राउंड कलर ठीक है, माइनस कलर। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया है उस चीज़ को। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर ना नॉर्मल CSS की तरह आप लिख सकते हो, तो ये काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रखी है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, देखते हैं क्या हुआ। बैकग्राउंड कलर ठीक तो लिखा हुआ है, अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी। डायनेमिक कंपोनेंट क्यों बना रहा है ये? क्लास दे रहा है इसको, क्लास डायनेमिकली क्लास कह रहा है कि ID ऑफ दे रहा है, क्रिएटेड कर रहा है। यू सॉल्व द इनसाइड अनदर कंपोनेंट, सॉल्व द ओनली क्रिएट स्टाइल कंपोनेंट आउटसाइड ऑफ द रेंडर फंक्शन कंपोनेंट। लिखा तो सही है एक्चुअली। एक मिनट, मैं इसको इस तरह से सेव करता हूँ और कुछ नहीं है तो ठीक है। मैं लिखता हूँ कलर और मैं यहाँ लिखता हूँ रेड। यहाँ कलर रेड किया मैंने, यहाँ पे होना चाहिए था रेड, यहाँ तो हुआ ही नहीं। हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, एंड मतलब इसी पे होवर करना है, तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर पाते हैं। इसलिए हम ना स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, क्योंकि बैकटिक तो बिल्कुल सही लगाया है। देखते हैं यहाँ पे। I call the change the heading। स्टैक ओवरफ्लो पे देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नज़र आए मुझे, क्योंकि यूज़ तो यही करते हैं। ये कह रहा है कि आप इस तरह से, अच्छा ये तो दूसरा तरीका है, मैं स्टाइल कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ ना, इसी वेबसाइट के अंदर होगा कुछ दिखाने का। पहला तरीका तो ये। अच्छा, हमें क्या है ना, इसने बोला है कि ना आप यूज़ मत करो ब्रैकेट का, ऐसे ही लगा दो जैसे इन्होंने लगा रखा है। इन्होंने लगा रखा है इस तरह से, ब्रैकेट नहीं लगा रखे। अगर आपको दिख रहा होगा तो इन्होंने इसी तरह से कोमा लगा रखा है। मैंने क्या कर रखा है, ब्रैकेट लगा रखा है, एज ए फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जबकि फंक्शन यूज़ नहीं करने मुझे, इस तरह से करना है, सेव करना है। आई होप कि अब चल जाएगा। अब चल गया, हाँ। तो इसका यूज़ ऐसे करना है। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है स्टाइल कंपोनेंट, तो मेरे ध्यान नहीं था। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल इस तरह से ही करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला जो हम ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे थे, और एक ये वाला जिसमें हमें क्या करना है, हम बैकटिक का यूज़ कर रहे थे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार मुझे बोल देना, मैं दोबारा से इस पर देख लूँगा कि कोई अगर ऐसी चीज़ें जो मैं रिसॉल्व कर सकता हूँ तो रिसॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे स्टाइल कंपोनेंट के अंदर क्या है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। स्टाइल कंपोनेंट के अंदर क्या और हम ओवरव्यू कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को समझा होगा कि किस तरह से हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करके एक कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी वेबसाइट सैमविद कोड के अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यूज़ करने के लिए। और दूसरी बात है, मैंने यहाँ पर सारे कोड आपको यूज़ करने के लिए दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम में होगी आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे।